प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में जैसा कि निरंतर भारत की संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे। पूर्व में हमने भारत की संसद की संप्रभुता के बारे में तथा संसद की शक्तियों और कार्यों के बारे में आपसे रूबरू हुए थे। इसी क्रम में आज हम भारत की लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। 500 से प्रारंभ होकर इस सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि की गई है। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय लिए गए थे। 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र 2001 ईस्वी तक वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे। अब 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा में कुल स्थानों व राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। इस संख्या को यथावत रखते हुए राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमन किया जा सकेगा। पुनर्सीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अब तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता था, लेकिन 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाएगा और उसे मताधिकार प्राप्त होगा। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज रखे गए हैं, एकल सदस्यीय। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेख है कि प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश में समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा। निर्वाचक तथा सदस्यों की योग्यता। लोकसभा में उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। लेकिन यह बात उन राज्यों तथा लोकसभा में चुनाव के उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, जो पागल और दिवालिया नहीं हैं और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो,
भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल नहीं हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने 1951 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं निश्चित की थी। अब हम संसद लोकसभा का कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार 1970, 1977, 1979, 1984 और 1989, मार्च 1991, 1997 तथा 1999 तथा फरवरी 2004 ईस्वी में 9 बार संसद को पूर्व भी भंग किया जा चुका है। संकट काल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं और इस संबंध में नियम यह है कि लोकसभा की एक बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की गणपूर्ति कुल संख्या का 10वां भाग होता है। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार। संसद सदस्य अपना कर्तव्य उचित रूप से कर सके, इसके लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। प्रथम, संसद के नियमों एवं आदेशों का पालन करते हुए सदस्यों को संसद में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। संसद अथवा उसकी किसी समिति में कही गई बात या दिए गए किसी मत के संबंध में सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरा, सदस्यों को बंदी न बनाए जाने का अधिकार प्राप्त है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और पश्चात कोई सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता है, किंतु फौजदारी विषयों से संबंधित अपराधों के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत ही अध्यक्ष को दी जानी अनिवार्य है। किसी भी सदस्य को सदन के क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की आज्ञा के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार संसद विधि के आधार पर संसद सदस्यों को अन्य अधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान कर सकती है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 106 में कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जिन्हें संसद समय समय पर निर्धारित करती है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न रहे हो तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास भेज सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। यदि लोकसभा को भंग कर दिया गया हो तो अध्यक्ष लोकसभा को भंग होने के बाद और नवीन लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद को खाली नहीं करेगा। अब हम भारतीय लोकसभा के बारे में, उनकी शक्तियां और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संसद के 2 सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का ये निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी
लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। सर्वप्रथम विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगनी से भी अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छानुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा और राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयकों को 6 महीने तक रोक रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते रहे हैं। दूसरा, वित्तीय शक्तियाँ। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या नहीं करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद में भी व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती प्रस्ताव करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिसे सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वह काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अंतिम रूप में लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब तक 6 मंत्रिमंडलों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया है। सर्वप्रथम 1979 में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल, फिर 1990 में वीपी सिंह का मंत्रिमंडल और 1991 में चंद्रशेखर का मंत्रिमंडल और 1996 में वाजपेयी का मंत्रिमंडल और 1997 में एच.डी. देवगौड़ा का मंत्रिमंडल और 1997 में गुजराल मंत्रिमंडल को लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से हटाया था। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आदि की रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। जहाँ एक ओर लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर उसे संविधान में संशोधन परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और इसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है जिसे संविधान में संशोधन के लिए अपनाया जाता है। संविधान में संशोधन के संबंध में
लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जब उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संघीय संसद द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। 5वां है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें पदच्युत भी किया जा सकता है। जनता की शिकायतों का निवारण। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार और भावनाओं सरकार तक पहुंचाई जानी चाहिए और लोकसभा के सदस्य इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। अंतिम में विविध कार्य। लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है जो निम्नलिखित है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार करवाना आवश्यक होता है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा एमनेस्टी देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। इस प्रकार लोकसभा की शक्तियों के उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को ही संसद कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। इस प्रकार आज हमने भारतीय संसद में निम्न सदन लोकसभा के बारे में, उसका गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ और कार्यों के बारे में हम विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की। धन्यवाद। जय हिंद।